कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज है 2 मार्च और 2 मार्च साल 2025 के हरियाणा करंट अफेयर। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप सभी को राधे राधे। चलिए दोस्तों, हम लोग हमारे आज के इस वैल्यूबल से सेशन की शुरुआत करते हैं। और अगर आप लोगों को हरियाणा जीके पढ़ना है तो आप लोग इस पर्टिकुलर किताब को ले सकते हैं। इसका लिंक आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप लोग वहां से इस किताब को ले सकते हैं। और हाँ, अगर आप लोग प्रतिज्ञा बैच लेना चाहते हैं या सीईटी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो प्रतिज्ञा बैच है, स्टार IQ एप्लीकेशन पे जाके आप इस बैच को ले सकते हैं। इसमें आपको मेरे द्वारा कंप्यूटर पढ़ने का भी मौका होगा और के साथ साथ हरियाणा जीके और बाकी सब्जेक्ट भी आप लोग जो है ना आसानी से इसके अंदर पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए सर, सेशन की करते हैं शुरुआत हम लोग। और हमारा आज का पहला सवाल क्या है, पर उससे पहले कल आपसे एक सवाल पूछा था मैंने कि मिस यूनिवर्स 2024 का ताज किसे पहनाया गया है। तो मिस यूनिवर्स 2024 का जो ताज है ना, वो अभी रिसेंटली किसको पहनाया गया है। तो इसका ठीक आंसर जो है ना, ऑप्शन नंबर जो है डी ठीक रहेगा इसके अंदर हमारा, विक्टोरिया केजोर थिलिंग। ठीक है ना, विक्टोरिया केजोर थिलिंग, ये याद रख लेना आप लोग। विक्टोरिया केजोर थिलिंग जो है ना, इस सवाल का ठीक आंसर रहेगा हमारे पास में। ओके, चलिए सर आगे जाते हैं। और अभी हाल ही में किस जिले में 7,272 करोड़ रुपए की लागत से सुपर क्रिटिकल यूनिट की स्थापना की जाएगी। तो 7,272 करोड़ रुपए की लागत से सुपर क्रिटिकल यूनिट है, इसकी स्थापना अभी की जाएगी। और इस यूनिट की जो स्थापना की जाएगी किस जिले के अंदर, तो इसकी स्थापना की जाएगी एक्चुअली यमुनानगर जिले के अंदर की जाएगी। अब सवाल इसमें ये आता है कि ये सुपर क्रिटिकल यूनिट जो है ना, ये होती क्या है। पहले तो हम लोगों को इसको में ये समझना है कि ये सुपर क्रिटिकल यूनिट जो है ना, ये क्या होती है। तो देखो सीधी सी बात है, सुपर क्रिटिकल यूनिट ना एक थर्मल पावर प्लांट ही होता है, कुछ ज़्यादा अलग नहीं होता है। मतलब है तो ये थर्मल पावर प्लांट ही, ठीक है ना, थर्मल पावर प्लांट ही होता है ये, कुछ अलग ज़्यादा तो नहीं है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें बॉयलर के अंदर पानी को ना एक सुपर क्रिटिकल प्रेशर के ऊपर गर्म करते हैं। वो सुपर क्रिटिकल प्रेशर या टेम्परेचर कितना होता है सर, वो होता है 374 डिग्री सेल्सियस या इससे भी ज़्यादा का होता है वो आपका। या इसको बार में अगर मेज़र करते हैं तो लगभग 221 बार के आसपास का टेम्परेचर आता है ये वाला। तो 374 डिग्री सेल्सियस या इससे ज़्यादा के टेम्परेचर पे पानी को गर्म करेंगे। तो इससे ही क्या होगा हमारा, इसमें बेनिफिट क्या होगा सर फिर आपका। तो इसमें सबसे पहला बेनिफिट होगा कि इससे एफिशिएंसी ज़्यादा आएगी। कोई भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी की अगर आप बात करते हो तो इसमें एफिशिएंसी जो है ना आपको ज़्यादा मिलेगी। कम फ्यूल में ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएंगे हम लोग। इसमें दूसरा काम ये है कि पॉल्यूशन जो है ना, पॉल्यूशन वो हम लोग कम कर पाएंगे, पॉल्यूशन लेस हो जाएगा इससे। कार्बन डाइऑक्साइड है या बाकी दूसरी जो ग्रीन हाउस गैसेस होती है वो कम निकलेगी। एक तीसरा बड़ा फ़ायदा इसके अंदर ये होगा कि जो फ्यूल कंजप्शन होता है आपका, ठीक है ना, फ्यूल कंजप्शन वो कम होगा, कोयला है वो कम लगेगा इसमें। एक तीसरी बात, चौथा बात इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि वाटर कंजप्शन है ना इसमें, वो भी कम हो जाएगा, तो पानी की इसमें बचत हो जाएगी। तो सुपर क्रिटिकल यूनिट एक ऐसी थर्मल यूनिट है मानो, जिसमें बॉयलर के अंदर जो पानी होता है उसको हाई प्रेशर पे गर्म किया जाता है। ये सिंपल याद कर लेना आप लोग, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके लिए छोटा सा है और वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जो नॉर्मल जो यूनिट होती है आपकी सुपर क्रिटिकल के अलावा, जैसे मान लेते हैं एक तो सुपर क्रिटिकल होगी और एक जो सुपर क्रिटिकल के अलावा ना एक सब क्रिटिकल यूनिट भी होती है। अब सब क्रिटिकल यूनिट जो होती है ना, इसके अंदर क्या होगा, इसमें बेसिकली जो टेम्परेचर होता है ना वो काफ़ी कम रहता है। इसका टेम्परेचर तो मतलब यूँ समझिएगा कि इससे काफ़ी कम ही रहेगा। और के साथ साथ इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी बहुत ज़्यादा निकलेगी, फ्यूल कंजप्शन है वो भी बहुत ज़्यादा आएगी। एफिशिएंसी का परसेंटेज तो मतलब अगर मैं सब क्रिटिकल की बात करता हूँ, सब क्रिटिकल जो रहता है उसमें लगभग आती है 32 से लेके 38% की ही उसमें आती है एफिशिएंसी। लेकिन सुपर क्रिटिकल जो है ना, इसकी एफिशिएंसी तो बढ़ के लगभग 50 तक चली जाती है, 45 रहती है ऑन एन एवरेज तो। लेकिन इसको बढ़ाया भी जा सकता है अगर थोड़ा बहुत प्रेशर को और अगर ध्यान में रखा जाए तो। हरियाणा के अंदर इसका एग्जाम्पल है सर सुपर क्रिटिकल का। हाँ, एक सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट है राजीव गांधी थर्मल प्लांट है, ये हिसार में पड़ता है। इसके अलावा महात्मा गांधी थर्मल पावर प्लांट है, सुपर थर्मल पावर प्लांट है, ये झज्जर में पड़ता है। ये दोनों ही सुपर क्रिटिकल यूनिट है, ध्यान रखना। और अब तीसरी सुपर क्रिटिकल यूनिट है, ये बनने जा रही है कहाँ पे, यमुनानगर के अंदर बनने जा रही है। अच्छा चलो, थर्मल पावर प्लांट की बात हो ही रही है यहाँ पे, तो एक काम करते हैं हम लोग कि हरियाणा के कौन कौन से थर्मल प्लांट है इनके बारे में थोड़ी बात कर ली जाए। मेन बात कर लेते हैं हम लोग।
देखो सर, थर्मल प्लांट का मतलब क्या होता है, सीधा सा मतलब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। थर्मल का मतलब ये होता है कि कोयले से बिजली बनाना, ठीक है ना, कोयले से बिजली बना रहे हो आप लोग, तो इसका मतलब ये कोल बेस होता है। या हो सकता है थर्मल के अंदर, थर्मल मतलब हीट आता है, तो आप लोग हो सकता है इसमें गैस से भी बिजली बना सकते हो, तो वो भी आ जाएंगे आपके इसमें। मेनली हरियाणा में सारे थर्मल ही है, न्यूक्लियर तो एक ही है, गोरखपुर वाला। तो अब सबसे पुराने थर्मल प्लांट की बात करते हैं हम लोग सबसे पहले। तो सबसे पुराने वाला जो थर्मल प्लांट है हरियाणा के अंदर, वो कौन सा है आपका, तो सबसे पुराने वाला है हरियाणा में पानीपत। पानीपत थर्मल पावर स्टेशन इसके नाम से जानते हैं, पीटीपीएस शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं। ये लगभग 1360 मेगावाट का है ये, ठीक है ना, ऑलमोस्ट। और इसमें टोटल यूनिट कितनी लगी हुई है, इसमें 8 यूनिट लगी हुई है। तो इसमें जो 4 यूनिट है ना, वो तो है 110 मेगावाट की है, और के साथ साथ 2 यूनिट है इसमें 210 मेगावाट की है, और इसके अलावा इसमें 2 यूनिट है वो 250 मेगावाट की है। तो ऐसे करके टोटल इसमें 8 यूनिट लगी हुई है। कोयले पे ही आधारित है ये वाला। सर इसको चलाता कौन है, तो इसको चलाता है हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, HPGCL चलाता है इसको। हरियाणा का सबसे पुराना है। तो सर कब स्टार्ट हुआ था ये, 1979 में स्टार्ट हुआ था ये वाला। और इसका जो कोयला है वो कौन देता है सर इसको कोयला, तो इसको कोयला देता है नॉर्थ करनाल कोल जो है ना, यहाँ से इसका कोयला आता है। नॉर्थ करनाल कोल जो है ना, यहाँ से इसका सारा कोयला रिसीव होता है इसको। ये यमुनानगर वाले की भी बात करते हैं। ये कौन सा है सर, ये है दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट, ठीक है ना, थर्मल पावर प्लांट, यानी कि DCRTPP आप लोग शॉर्ट फॉर्म कह सकते हो इसका। है कहाँ पे, यमुनानगर में है ये। वैसे ये 600 मेगावाट का है, लेकिन इसमें 800 मेगावाट नया जोड़ दिया जाएगा फ्यूचर के लिए। फिलहाल के लिए इसमें जो है ना टोटल 2 ही यूनिट है, 300 मेगावाट की 2 ही यूनिट है ये। कोयले पे आधारित है, इसको भी HPGCL ही चलाता है। ये कब स्टार्ट हुआ था सर, ये स्टार्ट हुआ था साल 2008 के अंदर स्टार्ट हुआ था आपका, 2008 के अंदर, ठीक है। और सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है ये वाला, ठीक है ना, तो ज़्यादा एफिशिएंट के रूप में काम कर रहा है, और इन फ्यूचर के लिए थोड़ा इसको और अच्छे से काम की करवाया जाएगा। एक राजीव गांधी हिसार वाले की भी मैंने बात की थी आपके आगे, ठीक है ना, राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट। इसकी अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें टोटल कितनी, इसमें 1200 मेगावाट है, इसमें भी 800 मेगावाट और जोड़ने की घोषणा हो चुकी है। इसमें फ़िलहाल के लिए 2 यूनिट है, 2 यूनिट है, 600 मेगावाट की टोटल 2 यूनिट है। इसको भी HPGCL ही चलाता है। ये कब स्टार्ट हुआ है सर, 2010 के अंदर स्टार्ट हुआ है। और ये हरियाणा का जो है ना बहुत बड़ा थर्मल पावर प्लांट के रूप में काम कर रहा है, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंडर आता है आपका, ठीक है। इसके अलावा हरियाणा के अंदर कोई और भी थर्मल पावर प्लांट है सर, हाँ और है हमारे पास में। जैसे एक है आपका इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्लांट, इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्लांट। ये कहाँ पे पड़ता है सर, ये पड़ता है झाडली के अंदर, ठीक है ना, JHALI, ठीक है ना, यही होनी चाहिए स्पेलिंग, बाकी देख लेना। तो झाडली जो है ना झज्जर के अंदर है ये, ठीक है ना। ये वैसे है कहाँ पे, ये है झज्जर के अंदर, ठीक है ना, झज्जर में है ये। इसकी कैपेसिटी है 1500 मेगावाट की, तो ये काफ़ी बड़ा है। 3 यूनिट है इसमें लगी हुई, 500 मेगावाट की टोटल 3 यूनिट है इसमें। इसको चलाता है NTPC चलाता है इसको, NTPC चलाता है ये भी 2010 के अंदर स्टार्ट हुआ था, NTPC ने इसको स्टार्ट किया था। और दिल्ली NCR को बिजली सप्लाई करने में इसका बहुत बड़ा रोल है, ये याद रखना आप लोग यहाँ पे, ठीक है। और इसमें एक बेसिकली ना इलेक्ट्रोस्टैटिक बर्नर्स लगे हुए हैं, तो काफ़ी बड़े, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पोल्यूशन ना के बराबर करते हैं। काफ़ी बड़ा भी है ये, 1500 मेगावाट का होने के चलते हुए। एक झज्जर के अंदर ही ना आपका पड़ता है महात्मा गांधी थर्मल पावर प्लांट, महात्मा गांधी सुपर थर्मल पावर प्लांट, ठीक है ना, झाडली झज्जर के अंदर है ये भी। और ये जो आपका महात्मा गांधी सुपर थर्मल पावर प्लांट है ना, ये कितनी कैपेसिटी का सर, ये है 1320 मेगावाट का है आपका। इसमें टोटल 2 यूनिट लगी है, 660 मेगावाट की टोटल 2 यूनिट लगी है। इसको कौन चलाता है सर, इसको चलाता है एक CLP कंपनी है, CLP इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये चलाती है। 2012 के अंदर जो है ना ये स्टार्ट हुआ था आपका, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा आप लोग याद कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे सवाल जो है ना आपके पेपर में बन सकते हैं यहाँ पे, और ये क्वेश्चन एग्जाम के पर्सपेक्टिव जो है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होते हैं आपके यहाँ पे, ठीक है ना। तो इनको आप लोग प्लीज़ जो है ना ज़रूर याद कर लेना है डियर, ठीक है।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो है ना हमारे पास में यहाँ पे वो कौन सा रहेगा आपका, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कौन सा आएगा कि हरियाणा में यूरिया का उपयोग पिछले 3 सालों के औसत की तुलना में कितना परसेंटेज बढ़ गया है। तो यूरिया का यूज जो है ना पिछले 3 सालों के अंदर जो है वो कितना बढ़ गया है, तो ये बेसिकली बढ़ गया है 18% बढ़ गया है, ठीक है ना। हरियाणा के अंदर जो है ना ये 18% बढ़ गया है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। वैसे ना सच्ची एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, जो आपका इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्लांट है ना ये झज्जर के अंदर, वैसे इसका मेन जो यूनिट है ना आपका वो है खानपुर नाम का एक गांव है, खानपुर खुर्द करके गांव है आपका, वहाँ पे उसका मेन यूनिट है। मेन यूनिट तो हालांकि झाड़ली के अंदर भी है, लेकिन उसका जो साउथ सेंटर है ना, साउथ सेंटर वो मेन सेंटर कहलाता है। उसका नॉर्थ सेंटर जो है ना, नॉर्थ सेंटर वो पड़ता है झाड़ली के अंदर। तो मतलब ये दोनों ही जगह पे है, दोनों के बीच में ही है। तो इसका साउथ और नॉर्थ, ये कई बार बच्चे कंफ्यूज बहुत होते हैं कि सर खानपुर में लगाएं कि झाड़ली में लगाएं, तो ये ना ऐसे डिटेल अगर ज़्यादा जाए ना तो उसके दो सेंटर, एक नॉर्थ है एक साउथ है। तो जो साउथ वाला सेंटर है ना वो खानपुर का है, नॉर्थ सेंटर जो है ना उसका वो झाड़ली के अंदर है आपका। तो ऐसे कभी ऐसे मतलब ज़्यादा डिटेल ही आए ना तो आपको बता रहा हूँ ये। खैर तो चलो इसका ठीक आंसर आ गया आपके पास में 18%। तो हरियाणा में यूरिया का उपयोग पिछले 3 सालों में औसत तुलना 18% से बढ़ गया, और 18% से बढ़ के 9,40,549 मैट्रिक टन से बढ़ के 11 लाख से ऊपर मैट्रिक टन हो चुका है। चरखी दादरी में ये लगभग 107% देखने को मिल रहा है, यमुनानगर में 32%, सोनीपत में लगभग 30%। बाकी जो राज्य है ना उसमें भी यूरिया की खपत बढ़ी है, जैसे झारखंड में 35% बढ़ गई, छत्तीसगढ़ में बढ़ गई है 37% के आसपास, जम्मू कश्मीर में भी 24% बढ़ गई, कर्नाटका में भी 20%, बिहार में भी 17%, गुजरात में 2% के आसपास। डीएपी खाद है वो भी हरियाणा में लगभग 18% से बढ़ के 3,25,416 मैट्रिक टन हो चुका है, जो पिछले 3 सालों में ये औसत 2,75,934 मैट्रिक टन था। बाकी सबसे ज़्यादा जो बढ़ी है इसमें वो चरखी दादरी में ही बढ़ी है 184%, महेंद्रगढ़ में बढ़ी है, फिर यमुनानगर है, फिर अम्बाला है, फिर पंचकुला है, फिर रेवाड़ी है, फिर झज्जर है, इन डिस्ट्रिक्ट में भी बढ़ी है। बाकी राज्यों में छत्तीसगढ़ में भी 30% के आसपास, गुजरात में 25%, बिहार में 17%। तो रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने जनवरी में संभावित जो डाइवर्जन की चेतावनी भी दी थी। हरियाणा के कृषि निदेशक राजनारायण कौशिक ने स्वीकार किया कि यूरिया का उपयोग उद्योगों की ओर से जो है ना किया जा रहा है। धान की पराली प्रबंधन के लिए किसान अब धान की पराली के प्रबंधन के लिए प्रति एकड़ 25 से 45 किलोग्राम यूरिया जो है ना उसका उपयोग कर रहे हैं, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। नाइट्रोजन होता है, फॉस्फोरस होता है, पोटेशियम, इनका यूज ज़्यादातर लगातार बढ़ रहा है हर साल। पिछले साल 26,000 मैट्रिक टन से बढ़ के 66,000 मैट्रिक टन हो गया है। और एनपीके में डीएपी की तुलना में नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है, इसलिए किसान अतिरिक्त यूरिया का उपयोग करके इसकी भरपाई कर रहे हैं। वैसे भारत में हर प्रकार की मिट्टी में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस होता है, गले सड़े पत्तों की खाद, तो ये इसका लेवल जो है ना हरियाणा के अंदर लगभग कम ही है हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अच्छा, हाई नाइट्रोजन वाली गेहूं की किस्में हैं, जैसे कि एक है WH 1270 है, एक इसके अलावा DBW 187-303 है, एक 327 है। ये गेहूं की किस्में हैं, पुरानी किस्मों की तुलना में 1.5 गुना ज़्यादा नाइट्रोजन की ज़रूरत इसमें होती है। तो ज़्यादा उपज की उम्मीद से किसान क्या करते हैं, ज़्यादा यूरिया डालते हैं। तो अब ये किस्में हरियाणा में अनुमानित 2.5 लाख एकड़ के अंदर जो है लगी हुई है। रिपोर्ट से ये पता चला है कि हरियाणा में उर्वरक को पंजाब और उत्तर प्रदेश में जो है ना पंजाब और उत्तर प्रदेश जो है ना वो ले जाया जा रहा है, और हरियाणा से उर्वरकों को ये तो लेके जा ही रहे हैं। इसके अलावा भारतीय किसान यूनियन चरूणी गुट के राकेश बैंस ने ये भी दावा किया कि कुछ उर्वरकों को प्लाईवुड उद्योग में भी भेजा जा रहा है। डीएपी क्या है सर, डाई अमोनियम फॉस्फेट होता है। ये भारत में यूरिया के बाद दूसरे सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला उर्वरक होता है। डीएपी भारत में एक पसंदीदा खाद है ही है, उर्वरक है, मतलब इसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस दोनों ही होते हैं, जो कि प्राथमिक मैक्रो पोषक तत्व होते हैं और 18 आवश्यक पौधों के पोषक तत्वों का हिस्सा है। और इसमें डीएपी में 18% नाइट्रोजन होती है, 46% फॉस्फोरस होता है, और फॉस्फोरिक एसिड के साथ अमोनिया की प्रतिक्रिया करके जो है ना इसको बनाया जाता है।
यूरिया में 46% नाइट्रोजन है, लगभग 46 से भी थोड़ा बहुत ज़्यादा ही होता है। तो इसमें सफ़ेद क्रिस्टल यौगिक होता है। इसका उपयोग आमतौर पर सिंथेटिक उर्वरक के रूप में करते हैं। जब यूरिया को मिट्टी में फसलों पर डाला जाता है तो एंजाइम के द्वारा इसे अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ देते हैं। इसके बाद अमोनियम आयनों में परिवर्तित होता है और पौधों की जड़ों के द्वारा ग्रहण करते हैं। तो वृद्धि एवं विकास के लिए उपयोग होता है। ये लगभग 48 घंटों में असर करना स्टार्ट कर देता है। डीएपी हालांकि थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, उसमें 36 से 72 घंटे भी लग जाते हैं, ठीक है, और शायद इससे भी थोड़ा बहुत टाइम ज़्यादा लगता है उसमें, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा जल्दी असर करता है। और इसके अलावा एक बात और भी इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ जो ये यूरिया है ना, हम लोग इसका यूज़ अभी नैनो के रूप में भी कर रहे हैं। इफ़को ने नैनो यूरिया बना दिया, नैनो डीएपी भी बना दिया है, जिसका लिक्विड के रूप में पौधों के पत्तों पे ना स्प्रे किया जाता है उसका। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने हरियाणा, गुजरात, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और जम्मू कश्मीर, इन सभी के लिए ही रबी सीजन 24-25 के दौरान जो यूरिया और डाई अमोनियम फास्फेट यानी कि डीएपी की जो खपत है ना, उसमें तेज़ी से वृद्धि है, उस पर चिंता व्यक्त की है। ये यूरिया और डीएपी कृषि उत्पादकता के लिए आवश्यक है और भारत घरेलू मांग को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर भी है। लेकिन हद से ज़्यादा ज़रूरत जो बढ़ रही है, या हद से ज़्यादा खेतों में जो डाला जा रहा है ना, इससे असंतुलन हो रहा है। हालांकि 1967-68 के दौरान जो हरित क्रांति आई थी वो इनका यूज़ के लिए ही आई थी, जिससे ज़्यादा पैदावार हो, लेकिन अब हद से ज़्यादा हो रही है। इसकी वजह से लोगों को कैंसर जैसी भयंकर बीमारियां भी देखने को मिल रही है इन जैसे गेहूं या ऐसे चावलों का प्रयोग जब लगातार कर रहे हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन आपको रिवाइज करवाते हैं कि वर्टिकल प्लेट सिस्टम है, नदी के बहाव से होने वाले कटाव की रोकथाम के लिए वर्टिकल प्लेट सिस्टम है, ये किसने बनाया है? ये बनाया है हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने, जो महेंद्रगढ़ के अंदर है। हरियाणा राजभवन एक दृष्टि नामक कॉफ़ी टेबल बुक का इसका अनावरण किसने किया? बंडारू दत्तात्रेय ने। पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? योजना का नाम है राज्य विशिष्ट योजना। हरियाणा विधानसभा के 21वें अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके अध्यक्ष बने हैं हरविंदर कल्याण बने हैं। हरियाणा के परिवहन मंत्री कौन बने हैं? अनिल विज हरियाणा के परिवहन मंत्री बने हैं। लड़कियों और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए रेडियो स्टेशन का प्रसारण स्टार्ट किया गया है, नाम क्या है? महारी लाडो रेडियो स्टेशन। एससी वर्ग के 20% आरक्षण से कितने परसेंटेज कोटा 36 वंचित जातियों को मिलेगा? ये 10% को मिलेगा। हरियाणा का स्वास्थ्य मंत्री किसे बनाया गया है? ये आरती राव को बनाया गया है। राष्ट्रीय जलीय पुरस्कार 2023 में हरियाणा को किस श्रेणी में पहला स्थान मिला? तो ये मिला था बेस्ट इंडस्ट्री में। वैसे ओवरऑल पानी बचाने के मामले में राज्य जो टॉप पे रहा था वो उड़ीसा रहा था, याद रखना। हरियाणा के मुख्यमंत्री तो नायब सिंह सैनी बने हैं ये, ठीक है। एनीमिया मुक्त भारत अभियान में हरियाणा किस स्थान पे है? तो हरियाणा इस पे पहुंचा 5वें स्थान पे। चलिए सर, इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। आपके लिए सवाल है कि इस वर्ष हरियाणा के सुखना, मतलब हरियाणा क्या चंडीगढ़ के अंदर है ये, वैसे हरियाणा पंजाब की राजधानी, उसमें सुखना झील को राष्ट्रीय आर्द्र भूमि घोषित किया गया है, बताना। और ये वेटलैंड डे कब मनाते हैं ये भी मुझे बताना आप लोग, ठीक है। थैंक यू सो मच डियर।